हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्रमचय एवं संचय का लेक्चर नंबर 5, जिसमें अपन क्रमचय एवं संचय का मूल सिद्धांत, मतलब क्या क्रमचय का मीनिंग होता है, क्या संचय का मीनिंग होता है, क्या पीएनसी एक्चुअल में होता क्या है, वो चीज आज सीखने वाले हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाला है। अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, या फिर आपको क्रमचय संचय में दिक्कत आ रही है, तो इस लेक्चर को जरूर देखें। हो सकता है जो आपकी एग्जाम हो उसका क्वेश्चन यहीं से आ जाए। क्लियर है? तो देखिए, इसमें अपन क्या करते हैं, जीरो टू आईआईटी हीरो, बिल्कुल बेसिक से आईआईटी लेवल तक पढ़ते हैं, और इसके साथ ही आपको डीपीपी मिलता है। उसमें कोई डाउट या फिर लेक्चर के कहीं कोई दिक्कत आया हो, वैसे आता नहीं है, काफी दिन से बच्चे देख रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत आया तो उसके लिए अपना फ्री लाइव क्लास होता है डेली, कितनी, 6:15 बजे, जिसका डिटेल आपको अंत में मिलेगा। और बाकी एक चीज और बहुत खतरनाक देखते हैं इन लेक्चर्स में, वो क्या है कि हम आईआईटी में क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तो उनको कैसे सोचें, अपना थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, कैसे अपन उसको अप्रोच करें, कि सोचने का तरीका क्या हो, तो उसके लिए अपन वे ऑफ थिंकिंग बहुत ही खतरनाक, और ये टॉपिक इसके लिए सबसे माहिर है कि आप सोचना कैसे सीखें। तो क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो देखिए, क्रमचय एवं संचय का मूल सिद्धांत। तो क्रमचय क्या है, संचय क्या है, तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें बोल रहा हूं, वो ध्यान से सुनना, क्योंकि वो ये चीजें हैं जो अपने को एक्चुअल में काम आने वाली है। ऐसा नहीं ये खानी वो खानी, खानी कुछ नहीं है। ध्यान से सुनो, एक क्लास है, उसमें कितने स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स। एक क्लास जिसमें 10 स्टूडेंट्स है, कोरोना चल रहा है तो भाई 10 काफी है ना, तो 10 स्टूडेंट्स एक क्लास में। अब क्या करना है अपने को, उन 10 स्टूडेंट्स में से अपने को कितने स्टूडेंट लेने, 2। 10 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स को चुनकर, मतलब उनको चुनना है, तथा उनको आगे की जो बेंच है उस पर बिठाना है। मतलब 10 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, उनमें से अपने को 2 को चुनकर, 10 में से 2 को चुनना है तथा उनको आगे की बेंच में बिठाना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, कि 10 में से 2 चुना तथा उनको आगे की चेयर पे बिठाया, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है क्रमचय। या ऐसे बोल दूं, 10 में से 2 वस्तुओं का क्रमचय। तो ये जो कि 10 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स को चुना तथा उनको आगे की बेंच पर बिठाया, ये पूरा प्रोसेस क्रमचय कहलाता है। तथा जो पहला स्टेप था क्या कि चुनना, 10 में से 2 स्टूडेंट्स का चुनना, वो कहलाता है संचय। तो ध्यान से देखिए कि क्रमचय क्या होता है। पहले 10 में से 2 को चुना, फिर उनको बिठाया, और संचय क्या होता है, 10 में से 2 चुना। तो ये इतनी चीज है। अब देखो, बिठाने का क्या मतलब है। बिठाने का मतलब ये है कि पहला स्टूडेंट, देखो आगे की बेंच पे 2 स्टूडेंट्स को बिठाना है, तो पहला स्टूडेंट इस साइड है, मतलब एक इधर है, मान लो ए और बी नाम दे देते हैं उनका, तो ए स्टूडेंट इधर है, बी इधर, तो ये एक क्रमचय हुआ। फिर ऐसा भी कर सकते हैं ना अपन, ए को इधर बिठा सकते हैं और बी को इधर, तो ये दूसरा का, मतलब 2 तरीके हो गए। एक तो पहले ए को इधर बिठाओ, बी को इधर बिठाओ, दूसरा ए को इधर बिठाओ, बी को इधर बिठाओ, तो ये 2 तरीके हो गए बिठाने के। तो मतलब क्रमचय में क्या होगा कि इस चीज का फर्क पड़ेगा कि कौन किधर बैठा है। संचय में इससे कोई मतलब नहीं है। संचय में तो कि 10 में से कौन से 2 आए, 10 में से कौन से 2 आपने सेलेक्ट किए उसका मैटर होता है, और इसमें कि 10 में से कौन से 2 सेलेक्ट किए और उनको कैसे बिठाया है, इसमें दोनों चीजें हैं, उसमें एक ही चीज है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आजकल आप ड्रीम 11 सुने हो ना, ड्रीम 11, जिसमें अपने को अपनी एक क्रिकेट टीम बनानी होती है 11 खिलाड़ियों में से। तो वहां पे क्या करते हैं अपन, केवल जो 22 खिलाड़ी हैं दोनों टीमों के, उनमें से 11 खिलाड़ी को चुनते हैं। अब अपन वहां ये डिसाइड नहीं करते कि कौन बैटिंग पहले करेगा, कौन बैटिंग बाद में करेगा, वो नहीं करते। और दूसरी साइड, अगर मान लो आपके पास इंडिया की टीम है, उसके आप कैप्टन है, तो आपको पहले तो टीम को चुनना है। मतलब कितने, जैसे 10-15 खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं ना, मतलब 15 में से जितने जाते हैं उनमें से कि आज कौन से 11 को खिलाना है, तो पहले तो उन 15 में से 11 को चुनो। फिर अगर खिलाना है तो ये भी आपको, जैसे बैटिंग करने जाना है, तो बैटिंग के लिए आप डिसाइड करोगे ना कि कौन सा खिलाड़ी पहले जाएगा, जैसे रोहित शर्मा, केएल राहुल, शिखर धवन, कि इनको पहले भेजना है,
और फिर विराट कोहली। तो इस टाइप से कि यहां पे ऑर्डर मैटर कर गया, क्या कि पहले कौन जाएगा, बाद में कौन जाएगा, उसके बाद कौन जाएगा, उसके बाद बुमराह, ये बॉलर्स आ जाएंगे। तो ये देखो यहां पे ऑर्डर बहुत मैटर करेगा कि अगर आपको इंडियन टीम को खिलाना है तो आपको पहले तो 15 खिलाड़ी हैं, उनमें से 11 चुनने पड़ेंगे। उसके बाद उनका ऑर्डर करना पड़ेगा कि आप इस ऑर्डर में खेलोगे, कि पहले रोहित शर्मा जाएगा, केएल राहुल, फिर शिखर धवन, फिर विराट कोहली, जो भी जाएंगे। तो वो ये ऑर्डर एक फिक्स करना पड़ेगा। तो यहां इंडियन टीम को खिलाना है तो पहले 15 में से 11 चुनो, फिर उनका ऑर्डर डिसाइड करो। तो ये तो हो गया परम्यूटेशन, मतलब क्रम से। कैसे? पहले आपने चुना, फिर उसको क्रम में लगा दिया। जबकि ड्रीम 11 में आप क्या करते हो, जो दोनों टीमों के 22 खिलाड़ी है उनमें से कितने खिलाड़ी चुनते हो? केवल 11। तो ये तो हो गया 22 में से 11 का सिलेक्शन या संचय, मतलब केवल कलेक्शन कर रहे हो आप। ये डिसाइड करने वाले नहीं हो कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में। हाँ, अच्छा, ड्रीम 11 में सर वो भी करते हैं हम, तो बिल्कुल पूरा उसको सॉल्व करेंगे अपन कि आप कितने तरीकों से ड्रीम 11 में टीम बना सकते हो, किसको कैप्टन किसको वाइस कैप्टन ले सकते हो, वो बिल्कुल पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पर अभी केवल सेंस समझने की कोशिश करो कि क्रम से ऑर्डर मैटर करता है, सन से ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो अगर अपन क्रम से की बात करें तो इसको मतलब यह हो गया कि व्यवस्थित करना, पर इसमें एक बात पहले से ही ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, इसका मतलब है सेलेक्ट करना या चयन करना। पर एक बात इस क्रम से संचय की, वो 10 बच्चों वाली कहानी हमेशा याद रखना। क्लास में 10 बच्चे थे, उनमें से 2 को पहले चुनना था, बाद में उनको आगे की चेयर पे बिठाना था। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? मतलब क्रम से का मतलब भाई पहले बच्चे चुनोगे तभी तो उनको बिठाओगे, ऐसे ही बिठा दिया किसको बिठाओगे? तो क्रम से में हमेशा याद रखना 2 चीजें आती है, पहले बच्चों को चुनना पड़ेगा, उसके बाद बिठाना पड़ेगा। संचय में सीधा चुनना पड़ता है। और तो इनको व्यवस्थित करना, पर चुन के व्यवस्थित करोगे ना, चुनकर व्यवस्थित करना। इसके अलावा इसमें क्या गया कि इसमें रिलेटिव ऑर्डर, मतलब जो अपना सापेक्ष क्रम होगा, रिलेटिव ऑर्डर, इंग्लिश में लिख देता हूं, रिलेटिव ऑर्डर वो क्या है? मैटर करता है। मतलब रिलेटिव ऑर्डर, कौन पहले बैठा है कौन बाद में, मतलब जैसे बैटिंग करने कौन पहले गया कौन बाद में गया, तो वो चीज मैटर करेगी। तो रिलेटिव ऑर्डर, यहां पे रिलेटिव ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे आप ड्रीम 11 बनाते हो तो रिलेटिव ऑर्डर यहां पे कोई मैटर नहीं करता। कैसे? वहां पे कोई भी पहले बैटिंग करे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो पॉइंट्स मिलने वाले होते हैं। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए हम। तो ये 2 बातें बहुत अच्छे से, और कहानी हमेशा याद होनी चाहिए 10 से 2 बच्चों वाली, ये हमेशा, क्योंकि बार बार आप कंफ्यूजन करेंगे। और अपना एम अब ऐसा रहेगा कि अपन ऐसे पढ़ें जैसे अपने को काम करना है, क्योंकि अदरवाइज आईआईटी लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो बिल्कुल जैसे देखा बताया जा रहा वैसे ही सुने। तो ये है कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये नहीं कि इसमें नहीं करता, इसमें करता है कि उसमें कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये मैटर करता है, इसमें नहीं करता। सर ये समझे नहीं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा देखो अपन लेते हैं। अगर मान लो मेरे को ए बी सी ये 3 थे मेरे पास, इनमें से 2 को चुनना था, मान लो 2 का मुझे सेलेक्ट करना है, इनमें से 2 का सिलेक्शन या अपने को वो करना है, क्या करना है? संचय या चयन करना है। 2 को चुनना है तो मैं क्या लूंगा? या तो मैं एक के साथ क्या लूंगा भाई? बी, या तो एक के साथ बी लूंगा, या तो फिर एक के साथ क्या लूंगा? सी, या फिर मैं क्या लूंगा? अब एक के साथ ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब बी के साथ किसको लेंगे? ए को लेंगे क्या? देखो अगर आप बोलोगे सर बी के साथ ए को ले लेते हैं, तो बी के साथ ए अगर आप लेते हो भाई, देखो अगर आपको चुनना है तो इसमें देखो कौन कौन आया था? ए और बी। इसमें कौन आया? बी और ए। एक ही तो बात है यार, आपको चुनना ही तो है। तो आपने इनमें से चुना तो आपके पास कौन आया? यहां पे और ए और बी आया था, यहां पे भी ए और बी तो है। तो इसलिए सिलेक्शन करना है, इसका मतलब या तो ए और बी को ले लो, या तो ए और सी को ले लो, या फिर बी और सी को ले लो। मतलब यही बात है क्या? या तो ए बी को, या ए सी को, या तो बी सी को। और कोई तरीका है क्या इनमें से 2 को सेलेक्ट करने का? और कोई तरीका है क्या? या तो ए और बी लेंगे, या तो ए और सी लेंगे, या तो बी और सी। और सर सी और ए, अरे सी और ए आ गया ना इसमें,
ए और सी बोलो या सी और ए बोलो, अरे भाई आपके चुनने का मतलब आपको हाथ में उठाने, इनमें से दो को आपको हाथ में उठाने, तो कितने टाइप से उठा सकते हो? चुनने का मतलब आपने को चुनना है, तो चुना है, तो यही तरीके हैं क्या? तीन ही तरीके आएगा। ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसका मतलब क्या था? देखो यहां पे अपन ने लिखा था कि कर्म जो है वो मैटर नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? ए और बी लिखो या बी और ए लिखो, ये दोनों को अपन क्या मानेंगे? सेम ही मानेंगे, मतलब ये समान ही है अपने लिए। मतलब ऑर्डर चाहे पहले आप ए को लो बाद में बी को लो, या पहले ए को बाद में, ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसका मतलब सिलेक्शन में इन दोनों को अपन क्या मानेंगे? समान मानेंगे। ऐसे ही इस सी और ए, सी ए और इसको समान मानेंगे, और इसको सी बी, इसको भी समान मानेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर मैटर ही नहीं कर रहा, चाहे ए बी बोलो या चाहे बी ए बोलो, एक ही बात है। आपके पास कितने लोग हैं? दो ही लोग हैं ना, कौन? ए तथा बी, या ए और बी। तो भाई इसमें भी ए और बी थे, इसमें भी ए और बी थे। अब बात आती है, अगर मेरे को इनमें से दो का क्या करना था? दो का क्रम से करना था, तो क्रम से करना था, तो पहले तो आप दो को सेलेक्ट करोगे। दो को सेलेक्ट कैसे करोगे? सर एक तो ए और बी ले लेंगे, एक ए और सी ले लेंगे, वो तो वही बात, बी और सी। अब इनको ऑर्डर में भी लगाना है, तो ऑर्डर में लगाना है तो इसके दो ऑर्डर है, देखो ए बी और बी ए। या तो आप ए बी लिखोगे, मतलब वही बात, लड़के को पहले वाले को इधर या इधर, देखो ए बी और बी ए, ये दोनों इसमें अलग अलग माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या बोलेंगे? ऑर्डर मैटर करता है, रिलेटिव ऑर्डर, कि कौन किधर है वो भी अपने को काउंट करने। तो देखो यहां पे ए पहले है बी बाद में, यहां बी पहले ए बाद में, तो ये दोनों को अलग अलग गिने जाएंगे। ऐसे ही ए सी को लिया तो ए और सी या सी और ए, तो ऑर्डर मैटर। यहां पे बी सी और सी बी, ये बात क्लियर हो गई। तो इसमें कितने आगे बताओ? 6 वेज, 6 वेज आगे। इसमें कितने आए थे? 3 वेज। मतलब इसमें क्या हुआ? इसको और इसको समान ही मानेंगे, इसमें क्या हुआ? इसको और इसको अलग अलग मानेंगे, अलग अलग मानेंगे। ये बात समझ में आता है क्या? तो कर्मचे और संचय का बेसिक डिफरेंस एक तो एग्जांपल से, और एक ये कि ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा समझने कि कहां पे ऑर्डर मैटर है, कहां पे नहीं है। बाकी देखिए, अपना पूरा फोकस रखे काम को करने में, उसको लिखना कैसे है वो मैं बता दूंगा। क्लियर है? ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। कोई कि ए बी सी में से दो का सिलेक्शन करना होता तो ए बी को ले लेते, ए सी को या बी सी को, 3 तरीके थे। अगर इन्हीं का क्रम से मतलब परम्यूटेशन करना होता, क्या इन्हीं का परम्यूटेशन करना होता तो ए और बी को लेते, पर इस टाइम क्या आ जाते? 2, ए बी या बी ए, मतलब किसको पहले किसको बाद में, तो ए को पहले या बी को पहले, मतलब लेना तो दो को ये, पर किसको पहले किसको बाद में, तो ये चीजें 6 तरीके हो जाते। ये कितने? 3 तरीके। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज, जो कि हाँ मतलब चुनने की बात कर रहा है, परम्यूट कराने की बात कर रहा है, तो किसकी बातें कर रहा है? ठीक है क्या? चलो ठीक है, तो ये तो है। अब है कर्म गुणित का अर्थ। कर्म गुणित मतलब वो है ना अपना कौन? फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल को अपन ने समझा तो पहले था भाई। अब देखो, जिन लोगों ने वो बेसिक वाला लेक्चर नहीं देखा था वो जाके देख लें। अरे इसके लेक्चर 00 कुछ है तो वो जाके देख लें, इसका सबसे पहला लेक्चर जाके देखें, तो वो चीजें मैं वापस नहीं बताऊंगा। कर्म गुणित का नहीं, तो फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है? फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है कि फैक्टोरियल का वास्तव में मीनिंग क्या है? तो वो ये देखो, n विभिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में, n विभिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के तरीके बराबर n फैक्टोरियल। n विभिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के तरीके। अब देखो यहां पे एक तो ये विभिन्न आया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। n कैसी है? भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। n भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक पंक्ति में। अब n विभिन्न वस्तुएं हैं, उनको एक पंक्ति में व्यवस्थित या अरेंज, या इसको आप बोल सकते हैं परम्यूट करने के तरीके, परम्यूट करने के तरीके। तो n विभिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है, मतलब आपके पास कितनी विभिन्न वस्तुएं हैं? n, उनको एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है। मतलब पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लाइन में, एक लाइन में लगाना है ना, एक लाइन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा, अब इसी चीज को एक पंक्ति बोलो। एक पंक्ति मतलब पंक्ति जानते हैं ना, यहां से शुरू होकर यहां तक, तो पंक्ति का मतलब पहला स्थान और ये लास्ट स्थान, ऐसे इसमें।
और इसी चीज को अपन क्या बोल सकते हैं, n स्थानों पर, मतलब इसी जगह ऐसा दे दिया जाए कि n विभिन्न वस्तुओं को n स्थानों पर व्यवस्थित करने के तरीके, तो वो भी कितना आएगा, n फैक्टोरियल। क्या बोला जा रहा है, तो एग्जैक्ट राज लिखा है, राज का मतलब पूरी मैथ्स का राजा। और अब यहां पे 2-3 चीजें समझ लो, आगे की चीजें सब अपने आप आएंगी। हाँ, सब कुछ बताऊंगा पर समझने का बात ध्यान रखो। तो अब जैसे मान लो अपन पहले संख्याएं बना रहे थे, जैसे मैं अगर आपको दे दूं 5 लेटर दे दूं आज कि 1 2 3 4 5, ये 5 आपके पास क्या है, अंक है। इनसे 5 अंकों की संख्या बनानी है, 5 अंकों की संख्या, इनसे 5 अंकों की संख्या बनानी है। 5 अंकों की संख्या बनानी है तो आप क्या करोगे, सर ये 5 डब्बे बनाए और पुनरावृत्ति यहाँ पे नहीं है भाई, 1 2 3 ये 5 और 5 अंक, और पुनरावृत्ति आपकी नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है। तो आप क्या करोगे, पहले डब्बे को भरने के कितने तरीके, 5 तरीके, फिर इसको 4 तरीके, इन 3, इसको 2, इसको 1, तो ये कितना आया, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 5 फैक्टोरियल आ गए, 5 गुणा 3 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये कितना आया, 5 फैक्टोरियल, ये आएगा 5 फैक्टोरियल। तो ये तो अपन ने सीख रखा था, ये तो अपन ने सीख रखा था, ऐसे करते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनना, ये संख्याएं कब बन जाएंगी, ये संख्याएं कब बन जाएंगी, मतलब अपने को ये 5 अंक दिए हैं, उनसे 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो संख्या बनाने में क्या करते हैं अपन, इनको व्यवस्थित तो करना है। यहाँ पे व्यवस्थित करने का क्या मतलब है, संख्या कैसे बनती है, जैसे आप इसको एक बार तो ऐसे 1 2 3 4 5, तो ये एक संख्या होगी, दूसरी बार 1 या 2 1 कर दो, 3 4 5, तो ये जो बदल रहे हैं ये बदल क्या रहा है, 3 1 2 4 5, ऐसे ही तो कहते हो 5 4 3 2 1, तो यही ऐसी तो संख्याएं बनेंगी। तो मतलब इन अंकों का प्रयोग करके संख्या बनानी है। तो संख्या बनाने का मतलब ऐसे ही तो लिखेंगे जब भी तो अलग अलग संख्याएं बनेंगी। तो संख्या बनाने का मतलब मैं आज ये बोल सकता हूं क्या, कि इनको व्यवस्थित कर दो, मतलब कितनी संख्याएं बनेंगी, जितने इनको व्यवस्थित करने के तरीके होंगे, जितने तरीके से इन 5 को आप व्यवस्थित कर पाएंगे या इनको परम्यूट कर पाएंगे, उतने ही संख्याएं बन जाएंगी। अरे ये क्या किया अपन ने, व्यवस्थित तो किया, ये व्यवस्थित ही तो किया अपन ने, और एक लाइन में ही तो किया इनको। तो जितने प्रकार से आप इन 5 अंकों को व्यवस्थित कर पाएंगे, उतने ही संख्याएं बन जाएंगी। तो यही बात ये बोल रहा है। देखो अब मैं इसको ये बोलूं कि अगर मेरे पास 5 अंक है और उनको व्यवस्थित करने के तरीके कितने हैं, देखो यहां से भी अपन ने व्यवस्थित किया, ये संख्या है तो ये 5 फैक्टोरियल आएगी, ये भी यही बोल रहे हैं। अगर 5 विभिन्न वस्तु होती तो उनको व्यवस्थित करने के तरीके 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल आता है। फैक्टोरियल समझते हैं ना भाई, तो ये इसी का पार्ट है। तो मतलब आज अपन क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार करते थे क्या कि अरे 5 वस्तुओं को 5 जगह लिखना है तो 5 4 3 2 1। अब जैसे मैं ये बोलूं आपके पास n विभिन्न वस्तुएं हैं, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है विभिन्न, n विभिन्न वस्तुएं, n विभिन्न वस्तुएं, और उनको कितने n स्थानों पर व्यवस्थित करना है, या n स्थानों पर व्यवस्थित करना है। n विभिन्न वस्तुओं को n स्थानों पर व्यवस्थित, n विभिन्न वस्तुएं उनको n स्थानों पर। तो बताओ पहली वस्तु को ये ऐसे कितने स्थान है अपने पास, n, ये पहला स्थान। तो बताओ पहले स्थान को भरने के कितने तरीके, n विभिन्न वस्तुएं, n ही अपने पास स्थान है। या ऐसे बोल दो कि एक रेखा, ये एक रेखा ही होगी क्या, तो एक रेखा में व्यवस्थित करना है। तो कैसे, पहले प्लेस पे कितनी चीजें, अभी कितनी वस्तुएं अपने पास, n, तो n, एक वस्तु यहां पे आपने डाल दी तो अब कितनी बची, n-1, अब n-2, ऐसे ऐसे करके लास्ट में 2 और 1। तो ये देखो, और अपना काम पूरा कब होगा, जब ये सब हो जाएंगे। तो इन सब का गुणा n गुणा n-1 गुणा n-2, और इसको आप जानते हैं क्या, कितना, n फैक्टोरियल। तो यही बात बेचारा ये बोल रहा है, यही बात ये बोल रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से सुनो। और अब एक बहुत शानदार कंसेप्ट मिल गया कि अगर n विभिन्न, हर शब्द को नाप तोल के लिखा गया है, n विभिन्न मतलब अलग अलग वस्तुओं को एक पंक्ति में, एक पंक्ति बोलो या n स्थान बोलो, में एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के तरीके बराबर n फैक्टोरियल। बहुत सुंदर तरीके से। सर अगर वस्तुएं विभिन्न नहीं होती तो, अरे वो आ गया है,
सर सर एक पंक्ति नहीं होता, सर्कल होता तो वो भी आगे आएगा। और ये कर्म से संचय भी कितने दिन बाद आया, तो आराम से सब आएगा, कर्म में आएगा, अरे वही कर्म से संचय समझ पाएगा आप। क्लियर है क्या? तो ये बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि आगे जो मैं बोल रहा था आपको कि क्वेश्चन को देखते ही आंसर, तो वो ऐसे ही आएगा जैसे 5 अंकों से, इन 5 अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बना जा सकती है, मैं सीधा बोलूंगा 5 फैक्टोरियल 120, खत्म। हाँ ऐसे ही लाने वाले हैं आगे। मैं बोलूं इन 5 अंकों का प्रयोग करके बिना पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति नहीं, कितनी 5 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, तो सीधा बोलूंगा क्या बोलूंगा 5 फैक्टोरियल 120, खत्म। तो इतना ये लेवल पे जाने वाले हैं आप। तो ध्यान से सुने, हर चीज को ध्यान से सुने तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। संचय, चुनना, इस बार अपन किसकी बात कर रहे हैं? चुनने की बात कर रहे हैं। चुनने मतलब सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। क्या सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं? देखो फिर से ध्यान से सुनो, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने के तरीके। n विभिन्न, अंडरलाइन कर लो, n विभिन्न मतलब n अलग अलग वस्तुएं हैं, उनमें से r वस्तुओं को चुनने के तरीके। ये तो ऐसे मानो, अरे इसका तो पावर 100 लिख लो, मैथ वाले हो, अरे 5 स्टार तो ये 100 स्टार है। राज का मतलब जानते हैं क्या? रिमेंबर ऑलवेज। और ये मैं बता सकता हूं, आप अगर मतलब इसका यूज तो हर बार करना पड़ेगा, क्लियर है क्या? हर बार। और छोटी मोटी एग्जाम्स में जो आता है ना पीएनसी, वो यही आता है। तो वो लोग देख रहे हैं तो ध्यान से सुन लो, जो तुम्हारा पीएनसी होता है वो एक लाइन में खत्म हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे तो। n विभिन्न वस्तुओं में से अगर कभी आपको r वस्तु चुनने पड़े, n अलग अलग चीजें हैं, उनमें से r चीजें आपको चुनना पड़े, या जैसे 10 आदमी हैं उनमें से 4 आदमी चुनने पड़े, तो इस टाइप का कहीं भी आए ना कि चुनना है, तो उसके लिए NCR। तो यहां ध्यान से सुनो, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने या सेलेक्ट करने के तरीके बराबर NCR, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने के तरीके बराबर NCR। NCR का फॉर्मूला याद है क्या? नहीं बताऊंगा, याद है ना? पहला लेक्चर देखो जाके NCR। तो बस यहां पे केवल NCR की बात करेंगे। क्या? n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने के तरीके बराबर NCR। बहुत सुंदरता से याद है, बहुत सुंदरता से। जैसे अब एक इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, मतलब n वस्तुओं में से r वस्तुओं का संचय, ये भी बोल सकते हैं n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं का कॉम्बिनेशन। मतलब बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये बोले n विभिन्न वस्तुओं, भाई देखो एक नाम गलत लिखा गया तो उसका परिणाम बहुत होता है। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं का संचय बराबर, ये जो अपन ने किया इसको अपन क्या बोलते हैं? n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं का संचय बोलते हैं। फिर से पढ़ लो, n विभिन्न वस्तुओं में से r को चुनने के तरीके NCR। क्लियर है? अब जैसे एक तो पहले अपन एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि ABC, अभी अपन ने ABC में से कितने चुने थे? ये 3 थे। इनमें से दो का सेलेक्ट करना था, 2 का सिलेक्शन, अरे 2 को सेलेक्ट करना था ना, तो कितने हैं बताओ? 3। और इनमें से कितने को चुनना है? 2 को। तो क्या लिखूंगा मैं? देखो ये कितने हैं कुल? 3। तो यहाँ n का मान कितना है? 3। मतलब n कितना है? 3। 3 में से कितने का सिलेक्शन करना है? 2। तो मतलब कितने का? r का मान कितना है? 2। 3 अलग अलग चीजें, मतलब कितने? n विभिन्न वस्तुओं। तो यहाँ कितनी है? 3 वस्तुएं। उनमें से कितने को चुनना है? r वस्तु। यहाँ कितने का चुनना है? 2। तो r का मान कितना हुआ? 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? NCR। तो n का मान यहाँ क्या था? 3, 3C2। तो 3C2 का मान आता है क्या? 3 गुणा 3 ही लिखेंगे। भाई डिफरेंस कितना है इसका? डिफरेंस कितना है? तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/1। तो ये 3 हो जाएगा। भाई सूत्र तो सबको याद है ना यार, ऐसे मत। n फैक्टोरियल अपॉन इसका NCR का NCR का सूत्र n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। यही सूत्र था क्या NCR का? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और दोनों के अंतर का फैक्टोरियल। और इसको कैसे फास्ट कैलकुलेट करते हैं वो भी अपन ने सीखा था क्या? वो भी अपन ने सीखा कैसे जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। तो तभी मजा आएगा, वो वाला लेक्चर जाके देखो जिसमें इसकी और मीनिंग भी बताए थे मैंने।
क्लियर है? तो ये था, अगर 3 में से 2 का चुनना है तो 3c2 को भाई कैलकुलेट 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू इनके डिफरेंस का 1 फैक्टोरियल, तो ये भी 3 आएगा। ठीक है क्या? तो और अभी अपन ने चुन के भी देखा था क्या, कौन कौन से तरीके थे, ए और बी को ले लो, ए के साथ सी या बी के साथ सी, यही 3 तरीके आए थे क्या? तो अगर इन तीन ए बी सी में से 2 को चुनना हो, अगर इन 3 में से 2 को चुनना हो तो कितने तरीके आएंगे, 3c2। तो सीधा 3c2 आंसर लिखेंगे, सीधा 3c2, और ये देखो 3 ही आ रहे हैं, उसका मान भी 3 ही आ रहा है। तो 3 में से 2 चुनना 3c2, और ये निकाल के भी आए थे अपन ए बी बी सी ए सी। ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे एक बोल दे कि 10 लड़कियां हैं, उनमें से आपको कितनी लड़कियां चुननी है, 3। हाँ ज्यादा हो गया कुछ, 10 लड़कियों में से 3 लड़कियों को चुनना है। तो 10 लड़कियां हैं आपके पास, तो n का मान 10, कितनी चुननी है, 3। तो क्या होएगा, क्या होएगा, अरे पार्टी के लिए जाना है। ठीक है? तो 10 में से 3 चुनना है तो 10c3, केवल यही दिमाग में आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए। 10 लड़कियां हैं, उनमें से आपको 3 चुननी है, तो कितने तरीके, 10c3। तो इसका वैल्यू 10, 9, 8 कैलकुलेट करना सिखा चुके हैं, तो कितना आएगा बताओ, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 12, 120, खत्म। इतना सिंपल होगा। 10 लड़कियों में से 3 लड़कियों को चुनने के तरीके 10c3। अब कोई बोले मतलब कुछ भी बोले, अगर ये सेंस आ जाए ना आपका, अब अरे सर ये लड़कियां आपने भिन्न तो नहीं बोली थी यार, अलग लगी होती है लड़कियां, तो भाई ये तो डाउट नहीं है ना। देखो भिन्न भिन्न किसको मानेंगे, जो भी, देखो एक तो जब तक ना दिया जाए चीजों को अपन अलग अलग लेंगे, जितनी भी भगवान के द्वारा निर्मित चीजें हैं उनको अलग अलग ही लेंगे, और जो भी मनुष्य ने बनाई है उन चीजों को भी अपन अलग अलग ही लेंगे जब तक नहीं दिया जाए। जैसे इसने अगर केवल ये दिया कि 2 गेंदे, तो 2 गेंदे कैसी है, अलग अलग, कैसी है 2 गेंदे अलग अलग। जैसे बोले 10 में से 2 गेंद सेलेक्ट करना है, तो क्या लिखोगे, 10c2, 10c2। अब जैसे अपन ने पहला एक एग्जांपल दिया था कि एक क्लास में 10 लड़के हैं, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 2 को सेलेक्ट करना है, तो 10 में से 2 को सेलेक्ट करने के कितने तरीके, 10c2। वो जो पहला एग्जांपल अपन करे थे ना, अरे एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, उनमें से 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन, 2 स्टूडेंट को चयन करना है, तो कितने तरीके, 10c2। कितना आएगा इसका आंसर, 10 गुणा 9 अपॉन 1 गुणा 2, तो कितना आएगा, 45 आ गया। तो ये इतने तरीके, 10 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट चुनने के 10c2। तो ये देखते ही समझ में आना चाहिए कि अगर 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 मुझे चुनना है तो एनसीआर किस में से, फिर से ध्यान से देख लो, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने के तरीके बराबर एनसीआर। सर ये कहां से आया, कब लाए, कैसे लाए, प्रूफ बताएंगे, 2 मिनट रुको, प्रूफ बताएंगे। बाकी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, याद ये होगा काम हो जाएगा, पर उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए वो भी बताया जाएगा। तो ये बात याद होगी क्या, इसको बोलते हैं n वस्तुओं में से r वस्तुओं का संचय। इसका क्या है, एनसीआर। मतलब क्या है, n में से r वस्तुएं चुनना हो तो एनसीआर, n वस्तुएं विभिन्न होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसलिए ये बात क्लियर हो जाएंगी, या कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर चलते हैं क्रम से या परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मीनिंग तो समझ ही गए थे क्या, परम्यूटेशन का मीनिंग क्या था कि ऑर्डर मैटर करता है इसमें, और वो जो क्लास वाली कहानी, 10 में से 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, बाद में आगे की चेयर पे बिठाना भी, आगे की चेयर पे बिठाना भी। क्लियर है क्या? तो इसको समझो, इसमें फिर से 2-4 चीजें अच्छी आएंगी। n विभिन्न वस्तुएं, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनकर एक पंक्ति, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनकर, n विभिन्न वस्तुएं उनमें से r वस्तुओं को चुनकर एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के तरीके। देखो क्या बोला है, n विभिन्न वस्तुएं थी, उनमें से r को चुनना है और एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है। n विभिन्न वस्तुएं थी, उनमें से r को चुनना है, तो तुम क्या बोलोगे, n विभिन्न वस्तुओं में से r को चुनने के तरीके, एनसीआर। ठीक है? अब जो r वस्तुएं हैं उनको एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है। r वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के तरीके, अरे 5 वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के तरीके, 5 फैक्टोरियल। n वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के n फैक्टोरियल। अरे पहला पॉइंट
पहला पॉइंट यही तो पढ़ा था इसमें, n फैक्टोरियल का मीनिंग। तो यहां पे कितनी वस्तुएं आई, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनकर, तो NCR r वस्तुओं को चुन लिया। अब उनको क्या करना है, एक पंक्ति में लगाना है, तो पंक्ति में r वस्तुओं को एक पंक्ति, तो r फैक्टोरियल। तो यही आएगा। देखो अपना काम क्या है कि पहले चुनना है, n में से r को चुनना है तथा उनको एक पंक्ति में व्यवस्थित, तो गुणा आ जाएगा बीच में, तो गुणा आ जाएगा बीच में, तो NCR इंटू आर फैक्टोरियल, NCR इंटू आर फैक्टोरियल, ये रह गया। इसी का नाम होता है NPR। NPR का मतलब इस पूरे चीज को अपन क्या बोलते हैं, n वस्तुओं में से r वस्तुओं का क्रम से। इस पूरे चीज को अपन क्या बोल सकते हैं कि कभी ऐसे लिख दे n विभिन्न वस्तुओं में से, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं का क्रम से बराबर NPR। तो देखें ये चीज, अब देखो NPR में कोई फीलिंग नहीं है, और बाकी भाई जो बच्चे छोटी मोटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज को याद रखें, खुश रहेंगे। और इसका फॉर्मूला भी मैंने दे रखा था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये बेसिक वाले लेक्चर में मिल जाएगा, और इसका एक दो और भी मीनिंग बताया था। तो ये चीजें जो छोटी मोटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इनसे काम चला सकते हैं, पर अगर IIT जा रहे हो ना तो इसमें कोई फीलिंग नहीं है, NPR कोई फीलिंग नहीं। और यहां देखो फीलिंग क्या करा, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनना, NCR है क्या, अपना काम क्या है, n विभिन्न वस्तुएं उनमें से r वस्तु चुनना, NCR। अब r वस्तु जो आ गई अपने पास, उनका क्या करना, उनको क्या करना, उनको एक लाइन में लगाना है, तो उसका तरीका r फैक्टोरियल। तो देखो जैसे अगर मेरे को कोई बोला जाए कि इन वस्तुओं को, मतलब जैसे मान लो 5 वस्तुओं को एक लाइन में लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा, तो वो चीजें थोड़ा सोचो कि जैसे 5 में से, ऐसे मान लो कि आपको देखो कि आपके पास सर क्या है, 5 विभिन्न बुक्स है, मतलब 5 विभिन्न पुस्तकें हैं, उनको आपको एक अलमारी में रखना है, उनमें से 3 को अलमारी में रखना है। तो ऐसे दे दे कोई 5 विभिन्न पुस्तकों में से 3 को एक अलमारी में रखने के तरीके क्या बोला, 5 विभिन्न पुस्तकें हैं, उनमें से 3 को एक अलमारी में रखना है। 5 विभिन्न पुस्तकें आपको दी गई है, उनमें से 3 को एक अलमारी में रखना है, तो तुम क्या करोगे, सोच के देखो। पहला काम क्या करोगे, 5 में से 3 का चयन करोगे। अरे 5 में से 3 को चुनोगे ना यार, 5 में से 3 का सेलेक्ट करोगे ना, अरे 5 में से 3 उठाओगे ना, उठाने का नाम क्या है, संचय, उठाने का नाम क्या है, सिलेक्शन करना। तो कितने उठाएंगे बताओ, 5 में से, 5 विभिन्न पुस्तकों में से 3 को ही रखना है ना, तो क्या करोगे, 5 C 3, 5 में से 3 को उठाओगे, फिर रखोगे कैसे। अब पहली, अरे भाई कौन सी पुस्तक कहाँ है, इसका भी मतलब होगा, इस अलमारी में 3 अलग अलग खाने बने हुए, तो रखने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। तो देखो पहले आपने 5 में से 3 को चुना, फिर उसको रख दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या। तो ये बहुत बेसिक, जैसे अभी अपन अपने एग्जांपल्स करते हैं, तो 5 विभिन्न पुस्तकें दी होती है, उनमें से 3 को एक अलमारी में रखना होता, तो 5 C 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब आप ये भी बोल सकते हो सर 5 में से 3 को व्यवस्थित करना था, तो ये भी लगा सकते हो 5 P 3, पर इस वाले में कोई फीलिंग नहीं है, ये तो आप सीधा फॉर्मूला रट के लग रहे हो, बस क्लियर है। 5 C 3, और इसका आंसर आ जाएगा भाई कितना, 5 फैक्टोरियल बाई 2, तो 160 आंसर आ जाएगा, 120 बाई 2 है ना। तो वो चीज है, वो तो आप कर लेंगे, ये कर लेंगे। अब अपन देखो कर रहे थे, अपन ने निकाला था कि ABC, ये 3 थे अपने पास, इनमें से कितने का क्रम से किया था अपने, 2 का क्रम से, तो 2 का क्रम से ABC में से 3, मतलब कुल कितने हैं 3, n का मान कितना है 3, r का मान कितना है 2, तो मतलब 3 में से 2 का क्रम से करना है क्या, 3 में से 2 का क्रम से। तो पहले क्या करोगे आप, 3 में से 2 को उठाओगे, अरे 3 ये ABC 3 थे, 3 में से 2 को उठाओगे, फिर उन 2 को एक पंक्ति में लगाओगे क्या,
दो को पंक्ति में तो 2 फैक्टोरियल। तो देखो ये कितने तरीके आते हैं। 3c2 का वैल्यू 3 है, इंटू ये 2 तो 6। कैसे 3 है ये निकालना सिखा चुके हैं, तो 6 तरीके आ गए, 6 तरीके। और अपने निकाले भी देखे 6 तरीके कि एक तो ए बी और बी ए, 2 तो ये आए थे, एक ए सी और सी ए आए थे, और एक बी सी और सी बी, यही 6 तरीके आए थे क्या? देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये निकाले थे ना ए बी सी में से 2 का क्रम से, तो ये निकाले थे 6 तरीके, और आज भी 6 ही आ रहेंगे, आज भी 6 ही आ रहेंगे। तो ये जो क्रम से है वो 2 स्टेप का चीज होता है कि एक तो पहले क्या करेंगे अपन, उनमें से वस्तुएं चुनेंगे, फिर उनको पंक्ति में लगा देंगे। तो फिर से पढ़ लो, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनकर एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के तरीके। एक पंक्ति बोलो, एक पंक्ति बोलो या r स्थान बोलो, एक ही बात है। एक पंक्ति या r स्थान, r स्थान का मतलब जैसे r कुर्सियां, तो कुर्सियां का मतलब वो हो गया ना भाई, वो पंक्ति होगी, तो इसलिए पंक्ति बोलो या r स्थान बोलो, एक ही बात है। क्लियर है ये बात? अब बात आते हैं उस पर कि सर आपने शुरू में बोला था क्या कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 2 लेना है तथा उनको आगे बिठाना है, तो उनके कितने तरीके होंगे? तो वो वाले 10 स्टूडेंट्स वाले में से 2 को आगे बिठाने वाला, तो क्या होगा, पहले 10 में से 2 का सिलेक्शन करोगे, 10c2, 10 में से पहले 2 को चुनोगे, बाद में क्या करोगे, उनको बिठाओगे। अब 2 को उस बेंच पे बिठाने के कितने तरीके? 2 फैक्टोरियल। अरे भाई 2 ही चीजें हैं तो उनको अरेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल। अगर n चीजें होती तो उनको करने का, तो 10c2, अब 10c2 का वैल्यू अपन निकाल चुके थे, कितना आया था, 10 9 और 1 2 इंटू ये 1 2, तो ये कितना आएगा 90 वे। तो कितने तरीकों से उनको क्रम से अपन कर सकते हैं? 10 में से 2 स्टूडेंट्स को चुनकर कितने तरीकों से आगे वाली बेंच पे बिठा सकते हैं? 90 तरीकों से, 90 तरीकों से। क्लियर है ये बात? सर ये 90 कैसे आ रहे हैं, ये 90 कैसे आ रहे हैं? तो वो थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ यार, थोड़ा बहुत सोचना सीखो कि देखो ऐसा हुआ होगा ना, मतलब अपने पास 2 सीटें थी क्या? अपने पास 2 ही सीटें थी ना, मतलब 2 स्टूडेंट्स को बिठा सकते थे, तो पहली सीट में कितने कितने स्टूडेंट्स खड़े हुए थे? 10। अरे 2 ही सीटें तो भरनी है। पहली अपने पास क्लास में 10 स्टूडेंट थे और आगे वाली पंक्ति में अपने को कितने स्टूडेंट बिठाने थे? 2 ही। तो बताओ पहली सीट को भरने के तरीके, 10 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं तो 10। अब एक तो यहां बैठ गया, दूसरी सीट को भरने के तरीके 9, तो 10 गुणा 9 90 आ गई क्या? तो देखो यहां से भी 90 आ रहा है। ये बात क्लियर हुई क्या? ये बात क्लियर हुई क्या? तो ये चीज है, 3 पॉइंट्स अपन ने पढ़े हैं और इनमें जो लिखा है ना उसको डिट्टो रट जाओ। ये आधा पीएनसी आगे का खत्म हो चुका है, और मोस्टली जो अदर एग्जाम्स या आईआईटी ये होता है लगभग इसी पे पूछना चाहते हैं, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन बच्चों को करके गलत करवा लेते हैं वो सवाल। बाकी की चीजें फिक्स है, और जो वेरिएबल चीज है वो ये है कि इनका यूज आप कितना करना सीखें। मोस्ट ऑफ द टाइम ये यही पूछा जाता है। ये जो 3 अपन ने अभी पढ़े हैं, क्या पहले देखो, क्रम गुणित का अर्थ, फैक्टोरियल का मीनिंग, इसका मीनिंग क्या था? n विभिन्न वस्तुओं में से एक पंक्ति में व्यवस्थित करना, n फैक्टोरियल, या n स्थानों पे बोल दो। दूसरा संचय का मीनिंग, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तु चुनने के तरीके, NCR। फिर तीसरा जो क्रमचय का मीनिंग था वो क्या था? n विभिन्न वस्तुओं में r वस्तुएं चुनकर एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के तरीके। तो इसको अपन करेंगे कैसे? इसको इस तरीका का यूज करके ही करेंगे, क्योंकि ये अपने साथ साथ चलता है। अरे जो काम करते हैं ना उसको लिखने का तरीका इसी से आएगा, इससे कभी नहीं आएगा। इससे तो वो है कि रटा रटाया आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है क्या? बाकी जो अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लें, अपना काम हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब अपन आते हैं इसके प्रूफ पे कि सर ये था क्या, ये कहां से आप फॉर्मूले लाए थे, कैसे आए थे। तो पहले प्रूफ पढ़ते हैं, ये एक बार लाइनें मत पढ़ो, अच्छा पढ़ लो, यही फर्क पड़ता है। तो अब देखो प्रूफ करना है अपने को, तो अपन ने क्या करना है, एक क्लास है, एक क्लास है, एक क्लास में कितने स्टूडेंट है? n स्टूडेंट। एक क्लास के लिए n स्टूडेंट है, उनमें से r स्टूडेंट्स को चेयर्स पे बिठाना अपने को ना, अपने पास r चेयर है तो r चेयर्स पर बिठाना है, क्लास में कितने स्टूडेंट है भाई? n। क्लास में n स्टूडेंट है, उनमें से, क्लास में n स्टूडेंट है, उनमें से
से आर स्टूडेंट्स को चेयर्स पर बिठाना है। देखो एक क्लास है, उसमें कितने स्टूडेंट है टोटल? n। एक कक्षा है, उसमें n विद्यार्थी, उनमें से आर विद्यार्थियों को क्या करना है? चेयर्स पे बिठाना है। तो ये काम आप कितने तरीकों से कर सकते हो, ये काम आप कैसे कर सकते हो? तो एक तो आप सीधा बोलोगे अरे सर ये तो n में से r का क्रम से हो गया। कैसे? n में से सर r को बिठाना था अपने को, मतलब पहले अपन वो सेलेक्ट करेंगे फिर बिठाएंगे, तो इसको तो क्रम से बोलेंगे सर, तो npr लिख दूंगा कि सर ये तो n रिश्तों में से r का क्रम से हो गया। कैसे हो रहे वो समझ गए आप? सर n विद्यार्थी थे और टेबल्स लगी हुई थी, उन पे कितना बिठाना था? r को बिठाना था, मतलब n में से r का क्रम से हो गया। फिर किसी ने थोड़ा दिमाग लगाया, अरे बावड़े इतना क्यों कॉम्प्लिकेट करता है? अच्छा तूने रटा है, अच्छा। तो फिर दूसरा बोला अरे यार इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं। कैसे? कि देख अपन क्या करेंगे, n थे क्या, उनमें से पहले r को चुनेंगे। क्या करेंगे? n में से r को चुनेंगे, तो n में से r को चुनेंगे। वही वाह सही बोल रहे हो यार, n में से पहले r को चुनेंगे, बाद में बिठा देंगे। अरे वेरी गुड। तो पहले n में से r को चुना, बाद में बिठा दिया। और काम पूरा कब हो जाएगा? जब चुनोगे तथा बिठाओगे, तो यहां गुणा आएगा। देखो n में से r चुनने के तरीके, अरे यार सर वो विद्यार्थी अलग अलग थे क्या? सर क्या बात कर रहे हो यार, सर कोई जुड़वा हुआ तो, और कुछ तो अलग होगा उसमें भी, तो अलग अलग ही मानेंगे जुड़वा को भी, है ना। तो ऐसे बकवास नहीं करें। NPR कैसे आया कि सीधा आपने वो जो मैंने बोला था वो याद कर लिया। फिर मैंने क्या बोला, अब तुमने अच्छे से सोचा कि सर n में से r को ही बिठाना है, तो पहले तो अपन चुन लेते हैं किसको बिठाएंगे? NCR। फिर सर बिठा देते हैं। तो r को बिठाने के तरीके, भाई r कुर्सियां हैं और r को ही बिठाना है, तो r फैक्टोरियल। यही तो बोला था, अगर r स्थान पर r को ही बिठाना हो तो r फैक्टोरियल। भाई n स्थान है और उनपे n को बिठाना है तो n फैक्टोरियल। 5 में 5 को बिठाना 5 फैक्टोरियल। तो ये आ गया। तो ये बात तो सही है। अब क्या इस काम को करने का कोई एक्चुअल तरीका भी हो सकता है कि सर ऐसा करते हैं ना, इस बार ये चेयर्स लगा देते हैं अपन, ऐसे चेयर्स लगा देते हैं, ऐसे चेयर्स। यहाँ पे T1 चेयर है, यहाँ पे T2 चेयर है, यहाँ पे T3 चेयर है, यहाँ पे ऐसे ही करते करते लास्ट में सर ये TR चेयर है, मतलब ये चेयर्स है। अरे ये कुर्सियां है। अब तुम क्या करो सर, इस बार देखो हम क्या तरीका लाए ना सर, हम क्या करेंगे, सबके सबको बोलेंगे बाहर भाग जाओ। सब स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया सर क्लास से। अब बोलते हैं आ जाओ एक। तो पहली चेयर पे क्या बोला आपने, जो n स्टूडेंट थे क्लास में सबको बाहर निकाला। अरे वो ज्यादा ही बकवास कर रहे थे, सबको ही बाहर निकाल दिया। अब बोला कि आ जाओ एक। तो मतलब अब आप बैठाना शुरू करते हो। पहली चेयर पे कैसे बैठाओगे? आपके पास कितने स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं? n। मतलब उनमें से आप कोई से को भी बुला सकते हो क्या? पहली चेयर को भरने के तरीके, अरे पहली चेयर को भरने के तरीके देखो, आपके पास बाहर n स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, उनमें से किसी भी एक को बुला सकते हो क्या? तो मतलब पहली चेयर को भरने के तरीके n हो गई। अब बाहर कितने स्टूडेंट्स बचे? n-1। तो दूसरी चेयर को भरने के तरीके n-1, तीसरी चेयर को भरने के तरीके n-2, ऐसे ही चलता जाएगा। इसको भरने के तरीके बता सकते हो क्या? भरने के तरीके बता सकते हो क्या? तो ये देखो एक ऑर्डर होता है, वैसे ही सीक्वेंस सीरीज का छोटा सा प्रॉब्लम है। बाकी कुछ बच्चे हो सकते हैं पहली बार यही देख रहा हूँ। तो देखो इसको भरने के कितने तरीके, मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं। पहली चेयर को भरने के तरीके n-0, और दूसरी को भरने के तरीके n-1, तीसरी को n-2। तो देखो यहां पे जो आ रहा है ना, पहली चेयर को भरने का तरीका n-1, मतलब n तो है ये माइनस का 0। पहली चेयर मतलब यहां 1 आया तो यहां क्या आएगा? 0। यहां 2 आया तो यहां क्या आएगा? 1। यहां 3 आया तो यहां क्या आएगा? 2। मतलब इससे 1 कम आ रहा है क्या? तो यहां क्या आएगा बताओ? n माइनस इससे 1 कम, वो कितना होता है? r-1 होता है क्या? ये बात समझ आएगा? देखो यहाँ पे पहली चेयर को भरने का तरीका n-0, दूसरी को n-1, तीसरी को n-2। भाई देखो ये जो 1 है तो इस यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है, मतलब 1 कम आ रहा है क्या? तो यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी क्या आएगा? कम। ये बात समझ गएगा? तो ये कितना आ गया? थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर दो, तो n-r+1। ये इतने तरीके आ गए। तो देखो ध्यान से, अरे अपने को तो काम पूरा करना था ना यार, क्या करना था?
n विद्यार्थियों में से r को उन चेयर्स पे बिठाना था। आपने ऐसे बिठा दिया, आपने ऐसे बिठा दिया, या ऐसे भी बिठा सकते हैं क्या कि सबको बाहर निकालो, आ जाओ अब, तो ऐसे बिठा सकते हैं। तो ये कितने थे? अब आपका काम पूरा कब हो जाएगा? आपको तो 8 चेयर्स को भरना था, तो सबके गुणा आएगा ये। तो इसके कितने तरीके हो गए? तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर प्लस। भाई इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा क्या? ये तरीके आ गए। अब इनको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। वैसे तो अच्छा ही लग रहा है, पर ये याद करने में यहाँ पे नहीं आएगा, तो फॉर्मूला अपन इससे ले आते हैं। तो ये तरीका, इस काम को करने के 3 तरीके समझ में आएगा। पहला जिसको याद था, n में से r का क्रम से, तो NPR। दूसरा, सर उनमें से r को चुनेंगे फिर बिठा देंगे, तो ये वाला भी अच्छा है। तीसरा, सर उनको चलो देखो हम क्या तरीका दिखाते हैं आपको, तो ये वाला भी ठीक है, बाहर निकाल दिया फिर बिठा दिया। तो काम तो वही पूरा हुआ ना। तो तीनों में जो नंबर ऑफ वेज आएंगे, जो तरीके आएंगे वो समान ही आएंगे क्या? जो तरीके आएंगे वो समान ही आएंगे क्या? यही आएंगे क्या? ठीक है, बस इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखो कहाँ करें, यहाँ तुम्हारी चेयर्स बहुत होगी, तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं n माइनस सॉरी n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ये n माइनस आर प्लस वन। यहाँ तक तो था क्या? इसको थोड़ा अच्छा करना चाह रहे हैं अपन, तो इसमें देखो ये कर देंगे n माइनस आर। भाई एक एक कम होता जा रहा है क्या? एक एक कम होता जा रहा है, फिर n माइनस आर माइनस वन, फिर और कम होते होते 2 और 1 तक ले जा सकते हैं इसको। मैंने इससे गुणा किया और इससे भाग भी कर देते हैं, n माइनस आर माइनस वन, ऐसे करके 2 और लास्ट में 1। तो ये मैंने गुणा और भाग कर दिया ताकि थोड़ा सा सुंदर दिखे, ताकि थोड़ा सा ये सुंदर दिखे। तो ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला क्या है? पहचान गए क्या? कोई किसी को पहचान में आए? कोई पहचान पाया? ऊपर वाला क्या है? 1 2, 1 से लेके n तक का गुणा, 1 से लेके n तक का गुणा, इसको क्या बोलते हैं जनाब? इसको बोलते हैं n फैक्टोरियल। फिर नीचे वाला क्या है? 1 2, 1 से लेके n माइनस आर तक का गुणा, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये बात समझ पाएगा? ये बात समझ पाएगा? ये बात समझ पाएगा? 1 से मैंने क्या किया? इससे गुणा भाग कर दिया, तो ये n तक का गुणा n फैक्टोरियल या n माइनस आर। तो यहाँ पे इसके बराबर क्या आ गया? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये आ गया। और अगर आपको याद है, अब देखो इसको और इसको बराबर करते हैं, तो NPR का सूत्र क्या आ गया? देखो NPR का सूत्र क्या आ गया? n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल। NPR का सूत्र आ गया आज। और अब पहले लेक्चर में जो लिखा था बेसिक वाले में, यही सूत्र लिखा था क्या? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। NCR का सूत्र क्या आ जाएगा? तो इसको और इसको बराबर करो और इन दोनों को बराबर करो। दिख रहा है क्या? इन दोनों को पकड़ के बराबर करो, तो NCR बराबर ये r फैक्टोरियल इसके नीचे ले चलते हैं, तो ये क्या आएगा? n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये सूत्र याद कर रहे थे क्या अपन? तो NCR का सूत्र ये, NPR का सूत्र ये, इसका प्रूफ अपन ने कर दिया है बहुत समझदारी के साथ, बहुत समझदारी के साथ और बहादुरी। देखिए ध्यान से, अच्छे से देखिए, बहुत सुंदर चीजें हैं और बहुत गजब की चीज है। और मतलब कि बाकी इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट आता नहीं है भाई, ये तो फॉर्मूले सबको याद होते हैं, तो इनका प्रूफ है। बाकी ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि अच्छा एक ही काम को करने के 3 तरीके थे। ये तरीका NPR का यूज करके, ये NCR का यूज करके, और सबसे बेस्ट तरीका ये है क्या? देखो यार, ये तो कुर्सी अब कौन भरेगा, कौन बाहर निकालेगा? इसमें देखो ना, n में से r को सेलेक्ट किया, बैठा दिया। ये मतलब ठीक है, सस्ता है, पर वो फीलिंग नहीं है, उसमें कोई फीलिंग नहीं है, ये तो मरी हुई चीज है ना। तो इसका यूज अपन नहीं करेंगे ज्यादा बार, इसी का यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, और हमेशा यही करेंगे। बाकी सर इसका फॉर्मूला भी भूल जाएंगे सर? अरे भूल जाओ, अबे बावड़े लोग, मल्टीपल करेक्ट में फॉर्मूला दे देगा वो, तो इसलिए याद रखना है बिल्कुल। हाँ, तो ये वाला। अब देखो ये तरीका अपन कहां से लाएं? ये, अरे ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो सर सब प्रॉब्लम्स को हम ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, पर टाइम जो लगने वाला ना वो भयानक, और कई बार क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में फंस जाओगे, तो इसलिए ये फॉर्मूले अपन लाए। क्लियर है ये बात? अब एक बात क्लियर हुई होगी, यहाँ पे कौन सा नियम लगा है? देखो गुणन वाला, क्या ये गुणन का नियम लगा है क्या? और इससे जो आंसर आया वो किसका है? NPR का आंसर आया क्या? इस क्रम से का आंसर आया क्या? देखो ये गुणन नियम ही तो था, और ये किसके बराबर आ गया? इसके।
ये किसके बराबर आ गया, एनपीआर के। तो यहाँ क्या हो गया, गुणन नियम क्रमचियों की संख्या देता है। ये बहुत गजब का स्टेटमेंट है, गुणन नियम क्रमचियों की संख्या देता है। देखो जो ये आंसर आया ये किसके बराबर है, क्रमचियों के। संचय के बराबर थोड़े ना, संचय गुणा आर के बराबर, तो क्रमचियों की संख्या देता है। इसी को बहुत सुंदर शब्दों में बोले तो अर्थात यदि दो घटनाओं के बीच में क्रम संभव है तो वह गुणन नियम में अपने आप आ जाता है। तो ये लाइन बहुत गजब की लाइन है, और सबसे ज्यादा बार एक गलती मैंने बताई थी, दूसरी गलती ये कि सबसे ज्यादा बार गलती ये करते हैं बच्चे फिर कि वो गुणन नियम लगा देते हैं किसको निकालने के लिए, संचय को निकालने, पर उससे तो क्या आता है, क्रम से आता है। उससे तो क्या आता है, क्रम से आता है। जो ये गुणन नियम है ये क्या देता है आपको, क्रमचियों की संख्या देता है। गुणन नियम हमेशा आपको क्या देता है, क्रमचियों की संख्या। तो देखो अर्थात यदि दो घटनाओं के बीच में क्रम संभव है तो वह गुणन नियम में अपने आप आ जाता है। तो इस लाइन के काफी, और ये वैसे फर्स्ट लेक्चर में लिखानी थी पर वहां नहीं लिखाते, क्योंकि वहां लिखाते तो बच्चे पता ही नहीं कहीं मिलते ही नहीं वापस। तो इसीलिए देखो ये लाइन जो बेस्ट फिट है ये यहाँ पे, अगर इसको, और ये बहुत बार गलती होती है इसके कारण, बहुत बार, तो इसलिए इसको याद रखा। और याद, अरे जितने बनाने हैं सर, क्या कर रहे हो, मैथ के हो सर, ऐसा कुछ लिख दो ना, स्टार की पावर 500, हाँ अरे सर एक और लगा दो, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छी चीज है कि अगर बीच में क्रम संभव हो तो वो आ जाता है। मतलब अगर गुणन नियम लगा रहे हो तो ध्यान रखना, अगर एक गुणा कर रहे हो ना 3 2 4, तो इससे क्या आता है, क्रम से आता है। इससे क्या आता है, क्रम से, मतलब अगर क्रम संभव है तो इससे क्रम आ जाएगा। ये बात क्लियर है। अब क्रम से है ही नहीं तो कहां से आएगा। तो ये बहुत सुंदर तरीके से देखे, बाकी सीधा सीधा इनके कैलकुलेशन करना मैंने सिखाया है बेसिक में, वो जाके देख सकते हैं। बाकी समझ गए क्या चीजें। तो 3 चीजें पढ़ी है और यही सबसे मेन चीजें हैं इस टॉपिक की, क्रम से, संचय और एन फैक्टोरियल। तीनों का मीनिंग ध्यान से देख लो फिर से। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अपना है, कितने तरीकों से, अब क्वेश्चन देखो कितने फटाफट होंगे, क्वेश्चन में कोई टाइम नहीं लगना। कितने तरीकों से 22 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की टीम की चुनाव क्या, टीम का है भाई ना, टीम का, कितने तरीकों से 22 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की टीम का चुनाव किया जा सकता है। अरे ड्रीम 11 यही करते हो क्या, ड्रीम 11 में आप सर एमपीएल ना, तो जो भी है 22 खिलाड़ियों में से कितने का चयन करना है, 11 का। अरे यही तो करते हो तुम, अरे 2 टीमों में से 11 खिलाड़ी चुनने होते हैं, याद आया। हाँ, तो कितने तरीकों से ऐसा कर सकते हो तुम, 22 में से कितने खिलाड़ी चुनने, 11, तो 22 खिलाड़ी भी नहीं होंगे तो एनसीआर चुनना ही है यार, तो 22 यार, अल्लाह टीम बना लिए। इतने तरीके होंगे, ये कितने तरीके हैं सर, इनको काउंट करना तो समझ में आएगा कितने तरीके हैं। इनका सूत्र लगाना क्या, 22 फैक्टोरियल, मतलब वैसे थोड़े लिखेंगे 22 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, इतने तरीके हैं। इनको और लिखें तो ये 22 गुणा 21 गुणा 20 गुणा, कितनी बार लिखा जाएगा, 11 बार, मतलब 12 पे, और नीचे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11, मतलब ऊपर वाला 12 से 22 तक का गुणा है, नीचे वाला 1 से 11 तक का गुणा है। तो इनमें इनका भाग दोगे तो इतने तरीकों से टीमें बना सकते हैं। अब आपको पता है, और इसमें भी अपने को, हाँ एक चीज और बाकी है अभी, वो कैप्टन वाइस कैप्टन वो भी चुनने होते हैं ना, तो वो बिल्कुल करेंगे आगे के सेशन से। अभी तो ये सुनो कि कितने तरीकों से तुम टीम के खिलाड़ी चुन सकते हो। 22 से 11 इस नंबर को कैलकुलेट कर लेना। जो लोग ड्रीम 11 पे एक्टिव है तो उनके जीतने के चांस यहां से देखे जा सकते हैं। और एक चीज अभी और बाकी है इसमें, वो क्या, कि वो कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हो, तो वो भी अपन देखेंगे। तो ये बात समझ में आती है क्या, इतने तरीकों से आप टीम के खिलाड़ी चुन सकते हैं, बाकी की कामें बाद में करेंगे भी। तो इतने तरीकों से तो खिलाड़ी चुने जा सकते हैं। तो आप टीम का सिलेक्शन, कि मेरी टीम में कौन कौन से खिलाड़ियों को लूंगा, मेरी टीम है जो ड्रीम 11 की, उसमें मैं किस किस को लूंगा, रोहित, विराट है, अरे एबी डिविलियर्स, सर वो छोड़ ही दिया खेलना, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे को ले लो यार। तो ये तो वो तरीके हैं जिनसे आप अपनी टीम में 11 खिलाड़ियों को चुन सकते हैं।
चुन सकते हैं। अभी कैप्टन वैप्टन बनाएंगे, उसको भी बनाएंगे, किसको कैप्टन बनाना वो सोच समझ के बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको 22 खिलाड़ी दिए जाए और ये बोला जाए कि 11 चुनने हैं आपको, 22 में से 11 चुनना है, तो क्या आएगा 22 से 11, और यही आंसर है, खत्म। क्वेश्चन इतना, आंसर इतना, यही होने वाला है, एग्जैक्ट यही होने वाला है। क्लियर है क्या? अब आते हैं आगे। शब्द रेंडम के लिए ज्ञात करें। रेंडम कितने अक्षर है इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर है, और सभी के सभी भिन्न है क्या? अरे सभी के सभी अक्षर भिन्न है ना, कोई सेम तो नहीं आ गया? RANDOM, रेंडम, यही है जो लिखा हुआ है ना, ऐसा मत कर देना RANDM, जो लिखा है उसी को देखो, गलत या सही कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। शब्द रेंडम के लिए क्या करें? 3 अक्षरों को चुनने के तरीके। इस रेंडम के अक्षरों में से कितने अक्षर चुनने हैं? 3। कितने अक्षर है अपने पास? कितने अक्षर है अपने पास? कितने अक्षर है अपने पास? 6। कितने चुनने हैं इनमें से? 3। तो 6C3, इसको कितना? 6 5 4, 3 नीचे वाला 3 है तो 3 ही बार लिखेंगे, 1 2 3, तो ये तो इससे कट गया, और 20 तरीके। तो कितने तरीकों से इसमें रेंडम के अक्षरों में से आप 3 अक्षर चुन सकते हैं? 20 तरीके। क्या बोला? शब्द रेंडम के लिए याद करें, 3 अक्षरों को चुनने के तरीके, इनमें से 3 अक्षर चुनने हैं, तो क्या आएगा? 6C3। क्यों? क्योंकि 6 अक्षर से और 6 में से 3 का चुनना। क्लियर है? बहुत। दूसरा, तो इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सभी अक्षरों का प्रयोग करके बनाए जाने वाले शब्दों की संख्या। सभी अक्षरों का प्रयोग करके बनाए जाने वाले शब्दों की संख्या, तो सभी अक्षर, कितने अक्षर है इसमें? 6, तो 6 में से 6 का ही यूज करना है। 6 अक्षर है, और इन्होंने बोला कि सभी अक्षरों का प्रयोग करके बनाए जाने वाले शब्दों की संख्या, तो मैं ये बोल दूंगा आपके पास 6 तो अक्षर है, और आपको उन सब का यूज करके 6 अक्षरों का एक शब्द बनाना है। तो ये बोल दूंगा कि 6 अक्षरों को जितने तरीके से आप व्यवस्थित कर सकते हैं, मतलब जितने तरीकों से आप एक पंक्ति में लगा सकते हैं, उतने अक्षर बन जाएंगे। क्या बोला? 6 अक्षरों को आप जितने प्रकार से एक पंक्ति में व्यवस्थित कर सकते हैं, उतने ही शब्द बन जाएंगे। क्या सही बोल रहे हो सर? क्यों? शब्द कैसे बनते हैं सर? अच्छा, शब्द कैसे बनेंगे इससे? एक बार ए और आर को चेंज कर दिया, एक बार आर और एन को चेंज कर दिया, एक बार डी और आर को, तो ऐसे ही ना, इनको व्यवस्थित करते रहो आप, इनको परम्यूट कराते रहो, मतलब इनको घुमाते रहो, तो शब्द बन दे देंगे। भाई इनसे दूसरा शब्द बनाना है तो कैसे बनेगा? मैंने ए और आर को चेंज कर दिया तो दूसरा शब्द बन गया। कुछ किसी और को चेंज कर दो, मतलब 2-3 को इधर उधर कर दो, तो नया शब्द बन जाएगा। तो मतलब शब्द बनाने हैं तो क्या करो? इनके अक्षरों का क्या करते रहो? घुमाते रहो, मतलब व्यवस्थित कर दो। तो कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकता हूं? 6 विभिन्न चीजों को एक लाइन में कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल, खत्म, 720। अगर 6 विभिन्न चीजें हैं, उनको एक पंक्ति में लगाना है तो 6 फैक्टोरियल, खत्म। या अरे सर चलो ठीक है, तो ये इतना इजी आंसर आएगा। बाकी दूसरा तरीका, सर ऐसा कर लेते हैं ना सर, हम तो सर ये सीखे, तो ये 6 थे, अरे 6 डब्बे भर देंगे तो अक्षर, अब कितने अक्षर है? 6। पहले डब्बे को भरने के तरीके 6, अब 1 तो गया, दूसरे डब्बे को 5 4 3 2 1, देखो ये भी कितने आ रहे हैं? ये डब्बे भरने वाले से भी आपका कितना आंसर आ रहा है? सबको गुणा करना है तो 6 फैक्टोरियल आ रहा है, तो ये भी कितना है? 7। तो ये भी आप देख सकते हैं। बाकी अब वो टाइम आ गया है जब अपन क्वेश्चंस का आंसर ऐसे उड़ाएंगे। क्वेश्चन देखा, आंसर खत्म, तो वो वाली चीज पे अपन चल रहे हैं। तो देखो, सभी अक्षरों का प्रयोग करके बनाए जाने वाले शब्दों की संख्या कितनी है? 720। इसका एक पार्ट और करते हैं जल्दी से। दिए गए शब्द के 3 अक्षरों का प्रयोग, दिए गए शब्द मतलब कौन सा शब्द था? रेंडम के 3 अक्षरों का प्रयोग करके बनाए जाने वाले शब्दों, मतलब इसके कितने अक्षरों का प्रयोग करना है? 3। और फिर अपने को क्या बनाने वाले? 3 अक्षरों का प्रयोग करके बनाए जाने वाले शब्दों की संख्या, मतलब तीन ही अक्षरों का शब्द बनाना है अपने को। ये थोड़ा दिए गए शब्द के 3 अक्षरों का प्रयोग करके, और पुनरावृत्ति नहीं है, मतलब अपने को इस शब्द के कितने अक्षर लेने? 3, और उनसे क्या बनाने? शब्द बनाने। तो मैं क्या करता हूं? सबसे पहला सोच, सर अपन ऐसा करते हैं ना सर, क्या करते हैं कि सर अपन 6 में से 3 लेते हैं, फिर शब्द बना लेते हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड, इतना इंटेलिजेंट लोग। 6C3, 6 में से 3 लिया
और फिर उन 3 अक्षरों से शब्द कैसे बनेंगे, जब आप उनको व्यवस्थित कर दोगे। भाई व्यवस्थित तो करना पड़ेगा ना, अरे शब्द बनाना है तो किसको पहले लिखूं किसको बाद में लिखूं, यही तो करना है। तो 3 अक्षर आपके पास आ गए, जैसे मैं बोला आपके पास 3 अक्षर है ABC, तो इनसे शब्द कैसे बनाओगे यार, इनको आगे पीछे ही तो करोगे, एक शब्द ये बन गया, एक BAC बन गया, तो ऐसे ही तो शब्द बनाओगे तुम, ऐसे ही शब्द तो बनाओगे। तो इसलिए क्या बोला कि 6 में से 3 का प्रयोग करना है, तो 6 में से 3, 6C3। भाई तुम ये पूछो ना कौन से 3, मतलब मैं 6 में से सर 3 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, 6C3 इनटू, अब 3 का अरेंज कर दो तो ये इतना तरीका आ जाएगा। तो 6C3 6 5 4 1 2 3 1 2 3, और ये 3 फैक्टोरियल भी 1 2 3 है, तो ये खत्म। तो कितना बच गया 120 आ गया, 120, तो 120 तरीके। अब तुम सर ये वाला तो सही है सर, मजा आ गया, कुछ थोड़ा सा तो सर दिक्कत है, तो मैं बताता हूं। 3 अक्षरों का, 3 ही अक्षरों का शब्द बनाना था, डब्बे बना लो 3, अभी बता रहा हूं, बाकी ये कभी नहीं करेंगे अपन। तो 3 डब्बे बना लिए, तो पहले डब्बे को भरने के तरीके 6, क्यों, क्योंकि 6 अक्षर है ना, 6, फिर 5, फिर 4, तो ये देखो 120 ही आ रहा है, 120 ही आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। तो ये डब्बे वाले तरीके से भी 120 आ रहा। अब कोई ओ सर मेरे को पता चला, क्या सर 6 में से 3 का क्रम से करना था, 6 में से 3 का क्रम से करना, तो वो ये से भी लिख सकता था भाई, मेथड 3 6P3, 6P3 मतलब 6 फैक्टोरियल बटा इनका अंतर तो 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मतलब क्या लिख दो, 6 फैक्टोरियल कितना 720 बटा 6, तो 12 छिकानी 72, 120 आ गया, 6 फैक्टोरियल बाई 3, तो ये कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। बाकी इसमें कोई फीलिंग नहीं है, और इससे अपन काफी अच्छी प्रॉब्लम्स को नहीं कर पाएंगे। बाकी ये भी बहुत अच्छा तरीका था, नंबर्स के लिए सबसे बेस्ट वे यही होता है, इसीलिए अपन ने नंबर्स वाले क्वेश्चन किए थे। बाकी ये समझ में आता है क्या, 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 ये करना है अपने को, ट्राई करो ये करने की, क्यों, क्योंकि ये अपने साथ चलता है। अगर तुम्हें अक्षर बनाने दिए होते तो तुम पहले यही तो चुनते कि 6 में से 3 लेता हूं, अब अक्षर बनाता हूं, तो इसलिए अपने साथ चलने वाली चीज है। क्लियर है, तो इसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। अब ये है, अब एक ये सिलेक्शन का अच्छा क्वेश्चन है, फर्तम 101 प्राकृत संख्याओं में से 2 संख्याओं को चुनने के तरीके ज्ञात कीजिए। यदि मतलब आपको 101 प्राकृत संख्याएं दी गई है, पहली 101, फर्तम 101 का मतलब 1 2 3 से लेके कितने तक 100 और 101, ये आपको संख्याएं दी गई है, इनमें से कितनी संख्याएं चुननी है, 2। पहले में कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ आपको, केवल ये दिया हुआ है कि 100 फर्तम 101 संख्याओं में से 2 संख्याएं चुननी है। तो क्या आंसर आएगा, 101 C2, 101 गुणा 100 बटा 1 गुणा 2। भाई दो है नीचे वाला, तो 2 ही बार लिखेंगे, तो 2 ही बार लिखेंगे, तो कितना आ गया, कितना आ गया 50-50 आ गया। अरे कर लेंगे 50-50 कर लेंगे, समझो तुम, समझाता हूं मैं, तो चलो ठीक है, दोनों संख्याएं सम हो। अब इसने दूसरा पार्ट क्या बोल दिया कि दोनों संख्याएं कैसे होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो इनमें कितनी सम संख्याएं बताओ, इसने क्या, अरे यार गजब बात बोल दी कि दोनों संख्याएं सम हो, मतलब दोनों की दोनों संख्याएं जो चूज कर रहे हो क्या होनी चाहिए, सम। मतलब अपने को दोनों संख्याएं कहां से चुननी है, सम संख्याओं में से। तो इसमें कितनी सम है, इसमें कितनी सम है, इसमें कितनी सम संख्याएं, तो सम संख्या है। तो तुम ये एक लाइन ये बोल सकते हो कि सर आधी सम होती है आधी विषम होती है, पर 101 का तो आधा होगा ही नहीं। अरे ये तो पता है ना अपने को, आधी सम होती है आधी विषम होती है, पर 101 का तो आधा कर ही नहीं सकते अपन, 101 का तो आधा कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है, देखो हमेशा ये याद रखना, आधी सम आधी विषम, पर अब 101 का आधा कैसे करें। तो अगर अपने पास 1 से 100 तक होती तो कितनी कितनी होती बताओ, अगर 1 से 100 तक दिया होता तो कितनी होती, 50 सम 50 विषम। अगर 1 से 100 तक होता है तो 50 सम 50 विषम। अब 101 ये कौन सी संख्या है, विषम है क्या, तो 101 तक दिया तो क्या होगा, 100 तक 50 सम 50 विषम थी, 101 और आ गया तो वो तो विषम संख्या है। तो मतलब सम तो कितनी रही, 50 सम और 51 विषम संख्याएं गई इनमें। गौर से देखो, अगर 1 से 100 तक दिया होता तो 50 सम 50 विषम होती। अब 101 तक दिया है तो ये एक विषम संख्या और बढ़ गई, तो मतलब 50 की जगह विषम कितनी होगी 51 और सम कितनी है 50। ये बात समझ आती है, आती है ये बात समझ। और ऐसे देख लो ना यार, देखो
101 का आधा होता है 50.5। 50.5 तो कुछ होगा नहीं, मतलब एक संख्या ज्यादा आई होगी एक कम आई होगी, मतलब या तो सम ज्यादा आई होंगी या तो विषम ज्यादा आई होंगी। तो इनमें कौन ज्यादा आएंगी? देखो शुरू भी विषम से हो रहा है, अंत भी विषम से, और अंत भी विषम पे, शुरू भी विषम पे, तो कौन सम ज्यादा आएंगे कि विषम? विषम ज्यादा आएंगे। तो यहाँ पे कितनी विषम है? 51, और सम कितनी है? 50। ये बात क्लियर है? 51 विषम, सम 50। या देखो आधा आधा तो 50-50 तो होगी। फिर अब एक बच्ची कौन सी? ये विषम, तो उसको किस में जोड़ देंगे? विषम में। ऐसे कर लो, 100 की आधा आधी 50-50, और इसको ये तो अरे सर इतनी बार थोड़े बताना पड़ता है, चलो समझ गए। तो अब मेरे को क्या लेनी है? दोनों संख्याएं सम हो। तो मैं कहां से लूंगा इस बार संख्याएं? सम में से। दोनों की दोनों संख्याएं कहां से चुनूंगा? सम संख्याओं में से। अब सम संख्याएं मेरे पास कितनी है बताओ? 50 है। 50 ही है ना भाई, मेरे पास कुल संख्याएं 101 है, पर उनमें से सम कितनी है? 50। तो मेरे को अब ये सम संख्याएं चुननी है, तो कहां से चुनूंगा? 50-2। 50-2 का मतलब 50 × 49/2, यही मतलब है क्या? तो इसका गुणा उना कर लोगे यार, आप इतने तो माहिर हो, तो ये तो कर ही लोगे ना। अब आते हैं अपन इसी के दूसरे आगे वाले पार्ट पे, इसी के आगे वाले पार्ट पे। दोनों संख्याएं विषम हो, दोनों की दोनों ही संख्याएं कैसी हो? विषम हो। कितनी? 50 सम थी और 51 विषम थी क्या? तो बताओ इस बार किस में से चुनना है? इस बार दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए? विषम। अपने पास कितनी विषम है? 51। तो थर्ड पार्ट का आंसर 51C2। 51C2 ही तो होगा, 51C2 विषम संख्याएं, तो इसको लिखोगे 51, 50 और 1 2, तो ये काउंट कर लेना, यही आंसर है। चौथा पार्ट, एक सम तथा एक विषम। एक सम होनी चाहिए तथा एक विषम। एक सम मतलब एक इसमें से तथा एक इसमें से, तो एक तो सम, एक सम तथा का मतलब गुणा, तो एक सम 50 में से एक चुन लो, तथा 51 में से एक चुन लो। 50 51, तो ये तो इसका वैल्यू 50 आएगा, इसका वैल्यू 51, 50 51, तो ये आंसर आ जाएगा। एक संख्या सम तथा एक संख्या विषम, तो एक सम चुनी तथा एक विषम चुनी, एक सम तथा एक विषम, तो गुणा आ जाएगा। क्लियर है? तो काम पूरा करना था अपने को, तो एक सम को चुनना था तथा एक विषम को, तो क्या आएगा? एक सम तथा एक विषम, तो तथा गुणा, ये खत्म। तो क्वेश्चंस बहुत छोटे होंगे, और यहां पे मैंने बेसिक क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं पे खतरनाक शानदार क्वेश्चन देखने वाले हैं। बस कोशिश करो अपन जो चीजें समझाई गई है उनको समझे आज, और बिल्कुल बेसिक से ही मैंने एग्जांपल्स दिए, क्योंकि दिक्कत ये होता है इस टॉपिक को शुरू करते हुए यहीं बच्चे उठ जाते हैं, यहां पे ऐसे हो जाता है। तो इसलिए वही चीजें बताई है मैंने जो आज आप समझ सकते हो, कल अच्छे क्वेश्चंस लाने वाले हैं। तो क्लियर है क्या? तो ये डीपीपी है, ये इसका आंसर की है, बाकी पता ही है। कोई भी दिक्कत हो फ्री लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? हो रही है क्लासें अभी, तो ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और गूगल मीट से ज्वाइन करोगे इस कोड का यूज करके, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोड है उसका यूज कर लोगे। फिर भी दिक्कत आए तो व्हाट्सएप, जीमेल कुछ भी कर सकते हो, और अच्छा लगे तो कहने की जरूरत है नहीं है सर वो तो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।